साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गहरवाल वंश। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सिलेबस के मुताबिक यह जो हमारा आज का टॉपिक है यह अंतिम टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोग पिछला वीडियो जो है बहुत ध्यान से देखे होंगे, ना देखे हों अच्छे से तो उसको एक बार जरूर पूरा देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और आज जो हमारा ये अंतिम टॉपिक है, इसके बाद जब आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो मैं क्रमवार और वृहत रूप में आपको पूरे टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। तो जब हमारी अगली क्लास स्टार्ट होगी, अगर आप किन्हीं कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो जो है हमारे वीडियो के माध्यम से अपना जो विषय है उसको आप पूरी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस अंतिम विषय की, जो कि क्या है, गहरवाल वंश। वेरी गुड, चलिए देखते हैं गहरवाल वंश के बारे में। गहरवाल वंश साथियों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि गहरवाल की स्थिति क्या बनती है। मैंने आपको वहां बताने का प्रयास किया था कि प्रतिहार वंश के जब उत्तराधिकारी कमजोर स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसी समय क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे राजवंश होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। अपने उस जो उनके अधीन शासन कर रहे थे उस जुआ को उतार फेंकने का काम करते हैं। और फिर हम देखते हैं, इसके पहले हमने देखा है कि वहां पर कहां पर जो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां पर चंदेलों के द्वारा एक साम्राज्य की स्थापना, एक राज्य की स्थापना की जाती है। और उसी के अंतर्गत जो कन्नौज का क्षेत्र है, जो प्रयाग का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों पर एक नए राजवंश का उदय होगा और जिसको हम जानेंगे किस नाम से, गहरवाल वंश के नाम से जानेंगे। तो हमने आपको कई बार बताया है कि कन्नौज की स्थिति क्या बनती है। मैप के माध्यम से हमने कई वीडियो में समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारी कन्नौज की स्थिति है वो किस क्षेत्र पर बनती है। तो आप ये जानिएगा, एक पॉइंट कर लीजिएगा कि गहरवालों की जो स्थिति होती है, गहरवालों के शासन का जो उदय होता है वो कहाँ होता है, बताइए, कन्नौज की धरती पर। कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर यहाँ पर एक चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने गहरवाल वंश की नींव डाली। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम अब क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र क्या हो सकता है इसका, बताइए। क्षेत्र में क्या कह सकते हैं हम, कन्नौज एवं वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। वाराणसी के आसपास, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, ठीक। हम आपसे जब भी इतिहास की शुरुआत करते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सबसे पहले उसके स्रोतों पर एक बार अवलोकन कर दूं। तो अगर हम इसके स्रोत की बात करें, स्रोत का मतलब होता है कि आखिरकार वो सोर्सेस क्या हैं जिनके माध्यम से हम इनके इतिहास को पढ़ने का, जानने का काम करते हैं। तो हम अगर आपसे स्रोत की चर्चा करें तो जो हमारा स्रोत है वो कह सकते हैं कि इस वंश के शासक, पहले शासक, संस्थापक, जिनका नाम क्या है, चंद्रदेव का क्या है, चंद्रदेव का चंद्रावली, चंद्रदेव का चंद्रावली दान पत्र। क्या है, चंद्रदेव का चंद्रावली दान पत्र। अगर हम दूसरे स्रोत की बात करें आपसे तो हम नाम ले सकते हैं, किसका नाम ले सकते हैं, जो इसके महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, कौन हुए हैं, बताइए। क्या पता है आपको, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि गोविंद चंद्र का, यह जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक हुआ। और इसी शासक के बारे में ही हम थोड़ा सा विस्तार से जानने का काम करेंगे। तो गोविंद चंद्र का वाराणसी, गोविंद चंद्र का वाराणसी अभिलेख, ठीक है। और इसी की एक पत्नी हुई जिसका नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी भी अपने अभिलेखों के स्थापना के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं इतिहास में भी इसका नाम महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कुमार देवी का सारनाथ लेख, कुमार देवी का सारनाथ लेख। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इनके इतिहास को जानने का काम करते हैं।
ठीक है, इतना आप लिख लिए होंगे। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं क्या इसके संस्थापक की। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था बताइए। मैंने आपको बताया कि क्या नाम था, चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। इस वंश की स्थापना की। ठीक है, चंद्रदेव ने 1090 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। अगले शासक की बात करें तो उसका नाम क्या है, मदन पाल। क्या नाम है, मदन पाल। ठीक है, मदन पाल क्या था, यह एक कमजोर शासक था। क्या था, कमजोर शासक था। और आपको हम बताना चाहेंगे कि यह कमजोर शासक था और जब तुर्क आक्रमणकारी लगातार भारत पर आक्रमण करते जा रहे थे एक के बाद एक, तो उसी के तहत यह भी शिकार होता है और इसको तुर्क आक्रमणकारी जो होते हैं वह बंदी बना लेते हैं। फिर जब इसका पुत्र गोविंद चंद्र शासक बनेगा तो वह जो है अपने पिता को उन आक्रमणकारियों से बचाकर वापस लेकर आएगा। ठीक है, तो मदन पाल की बात करें, यह इस वंश का एक कमजोर शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए यहां हम आपसे अगले शासक की बात करते हैं और उसका नाम क्या है, गोविंद चंद्र। क्या नाम है, गोविंद चंद्र। इसकी जो तिथि है 1114 से 1155 ईस्वी। क्या है, 1114 से 1114 से 1155 ईस्वी। ठीक है, अब मैंने आपको चर्चा पहले ही किया था कि जो गोविंद चंद्र है वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने अपनी विजयों के माध्यम से इस गढ़वाल साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया। तो आपको ध्यान में रखना है कि गोविंद चंद्र को अच्छे से पढ़कर जाना है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो गोविंद चंद्र की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह क्या कह सकते हैं कि यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, हम कह सकते हैं कि इसने अपने पिता को, इसका पिता कौन था, मदन पाल। ठीक है, इसने अपने पिता मदन पाल को तुर्क आक्रमणकारियों से बचाया। ठीक है, तुर्क आक्रमणकारियों से बचाया। अगर हम आपसे बात करें इसकी विजयों की, ठीक है, अगर हम आपसे बात करें क्या इसकी विजय की, तो विजय में कह सकते हैं कि जो इसका विजय था, जो विजय अभियान था, वो सबसे पहला आप देख ही सकते हैं किसके खिलाफ था। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो अभियान रहा पहला वो था तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध। मतलब कि इसने जब शासन की बागडोर संभाली तो सबसे पहले अपने पिता को छुड़ाने के लिए जो इसका सबसे प्रमुख आक्रमण हुआ वो तुर्क आक्रमणकारियों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो हम कह सकते हैं पाल शासक मदन पाल। ध्यान दीजिएगा, ये मदन पाल नहीं है, मैं आप कड़ियां जोड़ रही। पाल शासक मदन पाल के विरुद्ध, मतलब ये अपने जो शासन की महत्वाकांक्षा है वो कहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, लगभग बिहार बंगाल तक पहुंचने का काम करते हैं। और क्या कह सकते हैं हम कि कलचुरियों के विरुद्ध आक्रमण, ठीक है। चौथा हम कह सकते हैं कि परमार शासक यशोवर्मन। ध्यान दीजिएगा, हम चंदेल शासक यशोवर्मन की बात नहीं कर रहे हैं, हम परमार शासक यशोवर्मन की बात कर रहे हैं। परमार शासक यशोवर्मन की
विरुद्ध आक्रमण। ठीक है, तो इसकी कुछ ये महत्वपूर्ण विजय अभियान थे जिनके माध्यम से ये अपने शासन का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बन बैठा। ठीक है, तो इसकी कुछ विजय हैं। अगर हम बात करें इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां की तो क्या हो सकती हैं? सांस्कृतिक उपलब्धियों में किसकी चर्चा कर सकते हैं? सांस्कृतिक उपलब्धियां, इसमें क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, अगर पहले पॉइंट की बात करें कि इसने अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के माध्यम से अपने शासन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। ठीक है, इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। और हम क्या कह सकते हैं कि इसकी राजसभा में लक्ष्मीधर नामक प्रकांड विद्वान रहता था जिसने कृत्य कल्प तल की रचना की। ठीक है, तो ये हुआ गोविंद चंद्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसका आप अच्छे से अवलोकन कर लीजिएगा और अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो आशा करते हैं आप लोग इसको भली भांति वहां पर करने का काम करें। चलिए हम इसके अगले महत्वपूर्ण अंतिम शासक की बात करते हैं। उसका नाम क्या है? जयचंद। क्या नाम है? जयचंद। जयचंद का नाम आप बहुत बार सुन चुके होंगे। ठीक है, कहाँ सुने होंगे? जब मैं आपको चौहान वंश बता रहा था तो मैंने वहां पे एक बार आपसे इस जयचंद शासक की चर्चा किया था कि कैसे इसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कौन किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया हुआ था। ठीक है, हम कह सकते हैं इसके बारे में कि इसे इतिहास में राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। इसे इतिहास में राजा जयचंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख विरोधी रहे, जो प्रमुख सामना होता है, वो हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज से संघर्ष। पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष, मतलब कि जो इस चौहान वंशी शासक था पृथ्वीराज तृतीय, उससे इसका एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न होता है तो मैंने आपको वहां भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जयचंद की एक पुत्र थी संयोगिता, जिसने पहले से ही पृथ्वीराज चौहान का वरण कर लिया था। लेकिन जब राजा जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसी समय संयोगिता के भी स्वयंवर का आयोजन कर दिया। लेकिन उसमें हुआ क्या, उसने सभी राजाओं को आमंत्रित किया, किंतु उसने पृथ्वीराज चौहान की अवहेलना कर दिया और यह बात पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं आई और वो उसी भरी सभा में से संयोगिता को लेकर चला गया और इसके बाद से इन दोनों के मध्य एक वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई और जो हमेशा चलती रही। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण इसका माना जाता है युद्ध वो है चंदावर का युद्ध। क्या है? चंदावर का युद्ध। वो कब होता है? 1194 ईस्वी। कब होता है? 1194 ईस्वी। किसी किसके बीच होता है? दो शक्तियों के बीच होता है। एक हम कह सकते हैं जयचंद के बीच में
किसके बीच में? जयचंद के बीच में, और एक कह सकते हैं मोहम्मद घोरी के बीच में। ठीक है, ये दो शक्तियां आपस में युद्धरत होती हैं। जयचंद युद्ध हार जाता है, मोहम्मद घोरी युद्ध को जीत जाता है। अब थोड़ा इसमें से सुन लीजिएगा, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद घोरी जीत जाता है, फिर उसके बाद क्या होगा कि अपने विजय अभियान के अंतर्गत जो है वो आगे बढ़ता है और क्या करेगा कि चंदावर का यहाँ पर युद्ध होगा और उसी विजय अभियान में ये जो है यहाँ पर जयचंद के ऊपर आक्रमण करेगा और उसका परिणाम क्या निकलेगा कि राजा जयचंद युद्ध को मतलब युद्ध जो है वो हार जाएगा। होता क्या है इसमें कि मोहम्मद घोरी भी अपनी एक विशाल सेना के साथ और राजा जयचंद भी अपने एक विशाल सेना के साथ आमने सामने होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राजा जयचंद के आंख में तीर लग जाती है और वह वहीं पर गिरकर मर जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि तुर्क आक्रमणकारी उस युद्ध को आसानी से जीत जाते हैं और इस तरह से इसी युद्ध के बाद जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद घोरी का जो सेनापति होता है कुतुबुद्दीन, वो भारत में एक मुस्लिम सत्ता की स्थापना की नींव डालना प्रारंभ कर देता है। और हम देखते हैं कि 1206 ईस्वी में उसने गुलाम वंश की स्थापना भारत में कर दी, मतलब पहले मुस्लिम शासन वंश की स्थापना वह कौन करता है? इसका सेनापति कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर कर देता है। तो इस तरीके से ये होते क्या है, इन सब युद्धों को जीतते हुए मोहम्मद घोरी वापस चला जाएगा और उसका जो सेनापति होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में एक नए मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे गढ़वाल वंश की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए गोविंद चंद्र हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये राजा जयचंद के बारे में भी इन शॉर्ट आ सकता है, तो वहां भी इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने मैटर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और आपको जो है ये हमारा अब आपके लिए लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद जो है आपका ये 3rd सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।